हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनुजा और आज का टॉपिक है 19वीं शताब्दी में हुए किसान आंदोलन। इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे 19वीं शताब्दी में हुए किसान आंदोलनों के पीछे कौन सी परिस्थितियां थी, कौन से कारण थे जिन्होंने किसानों को आंदोलन करने पर मजबूर किया। अंग्रेज़ों की जो भू राजस्व बंदोबस्त की नीतियाँ थीं, उनमें ऐसी कौन सी खामियां थीं जिन्होंने किसानों की हालत जो है और दयनीय बना दी और अंततः किसानों ने आंदोलन का रास्ता अपने हितों की पूर्ति के लिए, अपनी मांगों को मनवाने के लिए अपनाया। सबसे पहले हम देखेंगे कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई तो उनका उद्देश्य व्यापार करना और व्यापार से यहाँ मुनाफा कमाना था। लेकिन जैसे ही बंगाल में उन्होंने अपनी सत्ता की स्थापना की, प्लासी के युद्ध में, और फिर उसके बाद 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ। उस बक्सर के युद्ध के पश्चात जो इलाहाबाद की संधि हुई, उस संधि के माध्यम से मुगल सम्राट जो थे शाह आलम द्वितीय, उन्होंने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार अंग्रेज़ों को सौंप दिया। यहीं से अंग्रेज जो हैं सीधे किसानों के संपर्क में आने लगे और किसान उनकी नीतियों से सीधा प्रभावित हुए। बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त करने के पीछे मुख्य उद्देश्य भू राजस्व से होने वाली आय अंग्रेजी कंपनी के द्वारा प्राप्त करना था। और उनका जो उद्देश्य था सिर्फ आय, जो भू राजस्व से होने वाली आय थी वो प्राप्त करने तक सीमित था। किसान और किसानों की जो भूमि है उसकी हालत के बारे में चिंता करने की कोई कोशिश कभी भी कंपनी के द्वारा नहीं की गई। कंपनी के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा भू राजस्व वसूली का प्रयास किया गया। इसका परिणाम ये हुआ कि किसानों पर करों का बोझ बहुत अधिक हो गया। कंपनी ने जितनी भी भू राजस्व बंदोबस्त की नीतियां अपनाई, चाहे वो स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी बंदोबस्त हो, रैयतवाड़ी बंदोबस्त हो या महालवाड़ी बंदोबस्त हो, इन सभी बंदोबस्तों में एक चीज़ कॉमन थी और वो ये कि अंग्रेज़ों के द्वारा भू राजस्व बंदोबस्त करते समय किसानों के हितों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। जितनी भी ये नीतियां अपनाई गई उन सभी में भू राजस्व जो था उसकी दर बहुत अधिक रखी गई और इस भू राजस्व को वसूलने के लिए जो भी कर्मचारी और कारिंदे उनके द्वारा नियुक्त किए गए, चाहे वो जमींदार जागीरदार हो या फिर रैयतवाड़ी व्यवस्था में सरकारी कर्मचारी हो, इन सभी के द्वारा भू राजस्व बहुत कठोरता से वसूल किया जाता था। यहाँ तक कि जब अकाल की स्थिति होती थी उस स्थिति में भी रियायत जो थी किसानों को प्रदान नहीं की जाती थी। भू राजस्व चुकाने में जैसे ही कोई विलम्ब होता था या फिर भू राजस्व न चुका पाते थे फसल खराब होने की वजह से या किसी और वजह से, तो उनकी भूमि, किसानों की भूमि जो थी वो ज़बरदस्ती छीन ली जाती थी, उसे नीलाम कर दिया जाता था और उस भूमि पर उनका मालिकाना हक छीन कर उन्हें बेदखल कर दिया जाता था। ऐसा बहुत बड़ी संख्या में किसानों के साथ हुआ और वो किसान जो किसी समय अपनी भूमि पर मालिकाना हक रखते थे, अब उसी भूमि पर भूमिहीन मजदूरों के रूप में काम करने के लिए विवश हो गए। ये सीधा सीधा प्रभाव दिखाई देता है अंग्रेजी नीतियों का किसानों पर। तो ऑब्वियसली जब आपके ऊपर एडवर्स इफेक्ट पड़ रहे हैं, हानिकारक प्रभाव पड़ रहे हैं आपकी सरकार की नीतियों के, तो सरकार का विरोध करना बहुत सीधा है। तो किसान जो है अंग्रेजी नीतियों से जब इतनी दयनीय स्थिति में आ पहुंचे तो उन्होंने भी अंग्रेजी नीतियों का विरोध करना प्रारंभ किया। अंग्रेजी सरकार जो थी उसने कभी भी भूमि सुधार की और कोई ध्यान नहीं दिया, ना ही उन्होंने प्रयास किया कि किसानों को जो है भूमि में खेती करने के लिए जो लागतें होती हैं, बीज खरीदने के लिए या फिर भूमि की जुताई करवाने के लिए और कीटनाशक इत्यादि खरीदने के लिए, तो उनको किसी प्रकार की कोई सहायता प्रदान नहीं की गई या किसी प्रकार के कोई अग्रिम ऋण रियायती दरों पर प्रदान नहीं किए गए। भारत में किसान आंदोलनों के कारण हम ऑलरेडी जो चर्चा कर रहे हैं ऑलमोस्ट वही हैं, जैसे कठोर भू राजस्व नीतियाँ, चाहे रैयतवाड़ी व्यवस्था हो, महालवाड़ी व्यवस्था हो, स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी व्यवस्था हो, सभी में जमींदारी भूमि का हक जो है, मालिकाना हक, वो जमींदारों जागीरदारों को सौंप दिया गया
और रैयतवाड़ी व्यवस्था जिसके अंदर मालिकाना हक किसानों के पास रहा, उसमें भी भूमि की जो भू राजस्व की दर थी वो बहुत अधिक रखी गई। इसकी वजह से किसान जो है साहूकारों से ऋण लेने के लिए मजबूर हुए। रैयतवाड़ी व्यवस्था में तो नकद ऋण देने पर भी जोर दिया गया, जिसकी वजह से भी किसान जो है साहूकारों के ऋण के चक्कर में फंस गए। किसानों का भूमिहीन श्रमिक बनना, उनकी भूमि छीन ली जाती थी अगर भू राजस्व चुकाने में किसी भी प्रकार का विलम्ब होता था तो। जमींदार वर्ग, साहूकार वर्ग और बिचौलिया वर्ग वो वर्ग था जो जमींदारों के अधीन रह कर के किसानों से भू राजस्व वसूल करने का कार्य करते थे। हुआ क्या कि जमींदार वर्ग जब उसके पास बहुत पैसा हो गया तो गांवों को छोड़ करके या उस क्षेत्र को जहां उनकी जमींदारी है उसको छोड़ करके शहरों की ओर चले गए और शहरों में जा कर के बस गए। और जमींदारी का प्रबंधन करने के लिए उन्होंने अपने अधीन कुछ लोगों को, जिन्हें उप जमींदार कह सकते हैं या बिचौलिया वर्ग कह सकते हैं, उन्हें नियुक्त कर दिया। अब क्योंकि एक और व्यक्ति या एक और स्तर बीच में आ गया तो किसानों से जो धन लिया जाता था उसमें और अधिक वृद्धि कर दी गई इन बिचौलिया वर्गों के द्वारा और किसानों का दुगना शोषण होना प्रारंभ हो गया। खाद्यान्न फसलों के स्थान पर व्यापारिक फसलों के उत्पादन को अंग्रेजों के द्वारा प्रोत्साहन दिया गया। चाय, अफीम, नील, गन्ना, जूट, पटसन, ये सारी जो फसलें थीं, इन सब फसलों के उत्पादन को ज़्यादा महत्व जो है अंग्रेजों के द्वारा प्रदान किया गया। इसके दो नुकसान हुए। एक तो जो खाद्यान्न था उसकी कमी बहुत अधिक हो गई और जैसे ही अकाल होते थे तो लोगों के पास पर्याप्त मात्रा में खाने के लिए अन्न नहीं होता था। दूसरा, जब इनमें से कुछ फसलों की आवश्यकता कम हो गई, जैसे नील की ज़रूरत जो होती थी कपड़े को रंगने के लिए होती थी, और सूती कपड़ों को रंगने के लिए ब्रिटेन की जो मिलें थी वहाँ पर इसकी बहुत अधिक मांग थी। तो यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में किसानों से नील की खेती करवाई गई भारत में। लेकिन जब जो कृत्रिम रंग हैं उनका सिंथेसिस वाले जो रंग हैं, सिंथेसाइज्ड जो कलर्स हैं, वो जब प्रयोग में आने लगे तो नील की मांग एकदम कम हो गई और किसान जो नील की खेती कर रहे थे उन पर बहुत अधिक विपरीत प्रभाव इसका पड़ा। साहूकारों का जो ऋण था उसका बहुत अधिक बोझ किसानों पर एक रीज़न था किसानों के आंदोलन करने के पीछे। एक और मुख्य कारण था श्रमिक आंदोलनों का प्रभाव। भारत में बहुत सी ट्रेड यूनियनें बाद में स्थापित हो गई थी और वो इन मिलों में जो मजदूर काम कर रहे थे उनके अधिकारों के लिए कार्य कर रही थी। हड़तालें बहुत सी प्रारंभ हो गई थी। इस समय अपनी मांगों को पूरा करने के लिए हड़तालें की जाने लगी मजदूरों के द्वारा और जिसका असर भी दिखाई दिया। तो जो किसान हैं वो भी अपनी मांगों को मनवाने के लिए आंदोलन के रास्ते पर उनसे प्रभावित हुए। अब 19वीं शताब्दी में जो कुछ प्रमुख आंदोलन हुए उनमें सबसे पहला संथाल विद्रोह और नील किसान आंदोलन, ये बंगाल में हुए और मुख्य रीज़न वही था, ब्रिटेन के वस्त्र उद्योग में भारतीय नील की बहुत ज़्यादा मांग थी। इसकी वजह से कंपनी ने यहाँ भारत में नील के उत्पादन को प्रमुखता प्रदान की और जो नील के बागानों के मालिक थे वो अंग्रेज थे और किसानों पर उन्होंने जबरन नील का उत्पादन करवाया उनसे और मनमाने दामों में ये नील खरीदी गई। संथाल जो हैं उन्होंने जमींदारों और साहूकारों के विरुद्ध विद्रोह किया क्योंकि जमींदार वर्ग जो था, संथाल परगना जो है, वहाँ जमींदारों को उनकी भूमि का मालिकाना हक प्रदान कर दिया गया और उन्हें अपनी परंपरागत भूमि से बेदखल कर दिया गया। साथ ही जो साहूकार थे उन्होंने लगान अगर नहीं चुका पाते थे किसान, उस स्थिति में उन्हें उनकी भूमि से बेदखल कर दिया जाता था क्योंकि ऋण लेते समय किसान अपनी भूमि को साहूकारों के पास गिरवी रख दिया करते थे। नील दर्पण नामक जो नाटक है दीनबंधु मित्र का,
उस नाटक में बागान मालिकों के द्वारा किस प्रकार से किसानों का फ़ायदा उठाया जाता है, उन पर अत्याचार किया जाता है, उसका वर्णन किया गया है। मधुसूदन दत्त के द्वारा इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन भी किया गया है। और उसी समय का एक प्रमुख समाचार पत्र था हिंदू पैट्रियट। हिंदू पैट्रियट इस समाचार पत्र के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी ने भी इन नील की खेती करने वाले किसानों के दुखों का वर्णन करते हुए अपने समाचार पत्र में इस शोषण को उजागर किया। आगे चल कर के जब किसानों के द्वारा हिंसा का मार्ग अपना लिया गया तो इसकी जांच करने के लिए एक आयोग जो है उसका गठन किया गया, और इस आयोग ने भी अपनी रिपोर्ट में स्वीकार किया गया कि किसानों को जो पेशगी रकम दी जाती है वो ज़बरदस्ती उन पर थोपी गई है। किसान उससे अपने मन से या राजी होकर के इस पद्धति को नहीं अपना रहे हैं। इन्हीं शिकायतों को दूर करने के लिए 1885 ईस्वी में बंगाल सरकार ने बंगाल काश्तकारी अधिनियम पारित किया, जिसमें भूधारण के अधिकार किसानों को वापस प्रदान किए गए और जमींदारों को ये आदेश दिया गया कि वे एक लगान की सिर्फ एक निश्चित राशि ही किसानों से वसूल करें। पंजाब का कूका आंदोलन। कूक का मतलब होता है आवाज़ देना या आवाज़ उठाना। तो अंग्रेज़ों के खिलाफ, जमींदारों जागीरदारों के खिलाफ जो आवाज़ उठाई गई, इसकी वजह से इसका नाम कूका रखा गया। पश्चिमी पंजाब में भगत जवाहर मल जो थे, उन्होंने सिखों में फैली हुई धार्मिक कुरीतियों को दूर करने के लिए, सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए इस आंदोलन का प्रारंभ किया था। आगे चल कर के राम सिंह कूका जो थे, उन्होंने 1863 में नामधारी सिखों के नेतृत्व में इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। अब इसका लक्ष्य जो था, पंजाब में वापस सिखों की सत्ता की पुनर्स्थापना करना था, क्योंकि अब अंग्रेज वहाँ शासन कर रहे थे, तो अंग्रेजों को हटा करके पुनः सिख जो महाराज हैं, महाराजा हुआ करते थे, उनका शासन वहाँ स्थापित किया जाए, ऐसा इनका उद्देश्य था। इन्होंने पंजाब में जो ब्रिटिश सरकार थी उसके समानांतर एक अपनी सरकार बनाने का भी प्रयास किया, और जब इनके द्वारा हिंसा का प्रयोग किया जाने लगा, बहुत सी हिंसक वारदातें होना प्रारंभ हुई, तो ब्रिटिश सरकार जो है उसने इसका विरोध दमन किया, और जो राम सिंह कूका थे उनको बंदी बना करके रंगून भेज दिया गया। बहुत से लोग इस दमन के दौरान मारे गए, और इस प्रकार से कूका आंदोलन जो था वो धीरे धीरे समाप्त हो गया। पंजाब के जो अन्य किसान थे, उन्होंने भी जमींदारों साहूकारों के द्वारा किए जाने वाले शोषण और जो महालवाड़ी व्यवस्था में जो खामियां थीं, उनके विरोध में आंदोलन किए, और इन्हीं किसानों की शिकायतों के समाधान के लिए 1900 ईस्वी में पंजाब सरकार ने भूमि अन्य संक्रामण अधिनियम पारित किया। इसके अंदर ये डिसाइड हुआ, ये निर्देश दिए गए कि जो गैर कृषक जातियां हैं, वो कृषक जातियों की ज़मीन अपने नाम पर हस्तांतरित नहीं करवा सकेंगी। यानी सभी जातियों को कृषक वर्ग और गैर कृषक वर्गों में बांट दिया गया, और भूमि का मालिकाना हक सिर्फ कृषक वर्ग के पास रहेगा, ऐसी व्यवस्था की गई। तो साहूकार वर्ग जो है अब उनकी भूमि पर अधिकार नहीं कर सकता था। पाबना किसान विद्रोह, ये भी बंगाल का जो क्षेत्र है, वहाँ पाबना जगह जो है, वहाँ पर 1872-73 ईस्वी में किसानों के द्वारा विद्रोह किया गया। सेम रीज़न है ऑलमोस्ट, चाहे कहीं के भी किसान रहे हों भारत के किसी भी हिस्से के, सब ने सेम रीजन्स की वजह से, सबका सेम कारणों की वजह से ही किसान आंदोलन किए। लगान वृद्धि को रोकने के लिए, बेदखली भूमि से बेदखल करने को बंद करने के लिए, जमींदारी प्रथा को समाप्त करने की मांग करते हुए पाबना किसानों ने विद्रोह किया, जिसे जो अंग्रेज सरकार थी उसके द्वारा कुचल दिया गया। मोपला विद्रोह, केरल का जो तटवर्ती क्षेत्र है, मालाबार तटवर्ती क्षेत्र जो है, तो मालाबार क्षेत्र में मोपला लोग वहाँ किसान और पट्टेदार थे, और यहाँ चाय कॉफ़ी की खेती की जाती थी। अब यहाँ पर जो है मांग तो वही थी कि जमींदारों का विरोध किया जाए, जमींदारों की नीतियों का विरोध किया जाए, लेकिन अब यहाँ पर एक छोटा सा फैक्टर था कि जो किसान थे, मोपला किसान, वो ज़्यादातर मुसलमान थे, और जमींदार और साहूकार जो थे वो हिंदू थे।
बाद में जाकर के इस आंदोलन को सांप्रदायिक रंग दे दिया गया, यानी जो मुसलमान किसान हैं उन पर हिंदू जमींदारों के द्वारा अत्याचार किए जा रहे हैं, ऐसा कहा गया। और इसीलिए जो मुसलमान किसान हैं उनके द्वारा हिंदू जमींदारों का विरोध किया गया, उनके खिलाफ विद्रोह कर दिया गया। मोपलाओं ने जमींदारों और साहूकारों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया गया। इसे बाद में सांप्रदायिक रंग दे दिया गया और बाद में इसे अंग्रेजी सरकार के द्वारा कुचल दिया गया। पुणे और अहमदनगर वाला महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है वहाँ पर मुख्य रीज़न था कपास की खेती। कपास की खेती जब यहाँ की जा रही थी तो किसानों से बहुत अधिक, क्योंकि नकदी फसल है तो लाभ भी हो रहा था और भू राजस्व जो है, क्योंकि लाभ हो रहा था किसानों को तो भू राजस्व भी बढ़ा दिया गया। लेकिन जब अमेरिका में गृह युद्ध प्रारंभ हुआ तो वहाँ से अमेरिका से कपास, अमेरिका में भी किस कपास की खेती होती थी और लंबे रेशे वाली कपास की, यानी जो उच्च कोटि की कपास है वो ब्रिटेन में अमेरिका से मंगवाई जाती थी। लेकिन जब वहाँ पर गृह युद्ध प्रारंभ हुआ तो महाराष्ट्र का दक्कन वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर कपास की खेती को बहुत बढ़ावा दिया जाने लगा, किसानों के द्वारा कपास की खेती की जाने लगी और उनको फ़ायदा होने लगा, तो भू राजस्व जो था वो भी इस क्षेत्र में बढ़ा दिया गया। लेकिन जब अमेरिका में गृह युद्ध समाप्त हो गया तो यहाँ भारत की जो कपास थी वो अमेरिकी कपास की तुलना में निम्न कोटि की होने की वजह से ब्रिटिश मिलों में, सूती मिलों में अमेरिकी कपास की मांग ज़्यादा थी। तो जैसे ही वहाँ गृह युद्ध समाप्त हुआ भारतीय कपास की मांग कम हो गई और इसकी वजह से किसान जो हैं उनकी कपास कम बिकने लगी, उनको लाभ कम होने लगा और अब भू राजस्व की दर क्योंकि ऊंची ही बनी हुई थी वो कम नहीं की हुई, तो इसकी वजह से किसान जो है साहूकारों से ऋण लेने के लिए मजबूर हो गए और साहूकार जो है उन्होंने भूमि को गिरवी रखने के बदले में ऊंची दरों पर ऋण दिया उनको और किसान जो है उनमें इन साहूकारों के विरुद्ध जो है एक असंतोष की भावना पैदा हो गई, क्योंकि किसानों की जो भूमि थी उनसे उनको बेदखल किया जाने लगा जब वो अपना ऋण चुकाने में असमर्थ हो गए। और उपद्रवी जो सूपा वाला क्षेत्र है महाराष्ट्र में, वहाँ पर लगभग 1874 और 1875 में इन किसानों के द्वारा साहूकारों के घर, उनके दुकान, इन सभी को इन वहाँ लूटमार की गई, वहाँ उनको जला दिया गया। इसका उद्देश्य यही था कि जो ज़मीन गिरवी होने की डिक्री या फिर दस्तावेज़ इनकी घरों में और दुकानों में रखे हुए हैं उनको जला दिया जाए ताकि कोई सबूत नहीं रहेगा और उन्हें किसानों को ऋण नहीं चुकाना पड़ेगा। इन दंगों की जांच करने के लिए दक्कन दंगा आयोग, एक जांच आयोग नियुक्त किया गया जिसने भी यही निष्कर्ष निकाला कि किसानों की गरीबी और उनकी ऋणग्रस्तता इन दंगों का मूल कारण है। असम किसान विद्रोह, इसे कुकियों का विद्रोह भी कहते हैं। ये विद्रोह भी साहूकारों, सूदखोरों और अंग्रेज अधिकारी जो इन साहूकारों और सूदखोरों को संरक्षण प्रदान कर रहे थे, इनके विरुद्ध किया गया। 1860 से 90 के मध्य संघर्ष चला और असम के जो आदिवासी किसान थे उन्होंने भी अंग्रेज़ों के खिलाफ ये आंदोलन किया, क्योंकि अंग्रेजी सरकार जो थी अफ़ीम की खेती जो इन आदिवासी किसानों के द्वारा की जाती थी उसे अपने सरकारी नियंत्रण में लाने की योजना बना रही थी। साथ ही इन किसानों की आय पर विभिन्न प्रकार के कर, जिनमें आयकर इत्यादि शामिल थे, वो लगाने की भी योजना सरकार बना रही थी। तो इस योजना के विरुद्ध इन असम के किसानों के द्वारा अंग्रेजी सरकार का विरोध किया गया। ये संघर्ष लगभग 30 साल चला, 1860 से 90, और अंत में लंबे संघर्ष के पश्चात अंग्रेजी सेना के समक्ष इन आदिवासियों और अन्य किसानों के द्वारा समर्पण कर दिया गया। इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि 19वीं शताब्दी में जो किसान आंदोलन हुए वो सभी आंदोलन अंग्रेजों की भू राजस्व के संबंधित जो नीतियाँ थी उनमें खामियों के कारण, उनमें कमियों के कारण हुए। और इन सभी पद्धतियों में क्योंकि राजस्व की बहुत ऊंची दर थी और किसान जो है अपनी भूमि से बेदखल हो रहे थे, लगान जो है बहुत कठोरता से वसूल किया जाता था और किसान जमींदारों साहूकार वर्ग
के अत्याचारों से पीड़ित थे और इसी वजह से एक तरफ जहाँ उनका ऋण जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा था, तो दूसरी तरफ भूमि की उत्पादन शक्ति जो थी गिरती जा रही थी, क्योंकि अंग्रेजी सरकार के द्वारा भूमि सुधार के कोई प्रयास नहीं किए गए। और जब पूरी तरीके से किसानों की जो थी टॉलरेंस पावर वो